स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम हम महिलाएं मंच में, जिसमें आज हम उत्तराखंड के अलग अलग टॉपिक्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं। और एक सबसे ज़रूरी टॉपिक है, अगर उत्तराखंड की हम बात करते हैं, हम पहाड़, पर्यावरण और उसको पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात ना करें तो मुझे लगता है कि जो चर्चा है वो अधूरी रहेगी। उसी चर्चा को आगे बढ़ने के मेरे साथ इस वक्त दो बेहद खास मेहमान इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर हिमानी पुरोहित हैं, जो साइंटिस्ट हैं हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन में। डॉक्टर रुचि बडोला हैं, जो डीन है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रुचि बडोला, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। देखिए, जब हम पहाड़ की बात करते हैं और चूंकि आप वाइल्ड लाइफ से हैं, तो लेकिन हम देख रहे हैं कि ठीक है, विकास अपनी जगह है, ज़रूरी भी है डेवलपमेंट, लेकिन उस डेवलपमेंट के नाम पर, चूंकि इस बार में लंबे वक्त बाद देहरादून आया, तो मैंने जो मोहन वाला रूट है उसको पकड़ा। उससे जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तो मैंने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में जो पेड़ वगैरह है उनको काटा गया है। ठीक है, डेवलपमेंट ज़रूरी है, सड़क बनना भी ज़रूरी है, अप्रोचेबल भी ज़रूरी है, लेकिन उस डेवलपमेंट के नाम पर क्या हम समझौता पर्यावरण के साथ कर सकते हैं? बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि विकास बहुत आवश्यक है और उसको तो हम नहीं रोक सकते, चाहे हम पर्यावरण के बारे में बात करें या चिंता करें, लेकिन किसी भी विकास कार्य में ये प्रोविजन है कि हम उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करें और बहुत ही बारीकी से ये करा जाता है और इसमें बहुत अच्छे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आपने अगर गणेशपुर वाला भी देखा होगा, तो वो एरिया जो है वो विश्व का सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे बनेगा वाइल्ड लाइफ के लिए। तो मिटिगेशन मेजर्स जिसे हम कह सकते हैं, या इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना इस वक्त हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और ये यहीं पर नहीं, पूरे देश में अगर आप और या पहाड़ों में भी अगर जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, अगर सही मायने में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करा गया है, तो देखिए इसमें अब एक और कंसेप्ट आ जाता है बीच में, जिसको कि हम इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करते हैं। वास्तल सेवाएं, कोई भी नेचुरल इकोसिस्टम है वो हमको वो वाली सर्विसेज देता है जिसका कि कोई वैल्यू नहीं है। जैसे हवा और पानी का क्या मूल्य है, इसका मूल्य तो हमें तभी पता चलता है जब ये हमें नहीं मिलता। तो इस मूल्य को इसका मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है कि कोई भी नेचुरल इकोसिस्टम क्या सेवाएं प्रदान कर रहा है। ये मूल्यांकन, और ये पूरी एक फील्ड है इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स की, और ये मूल्यांकन करना आवश्यक दो कारणों से है। पहला कारण ये है कि इस तरह का अगर कोई वास्तव सेवाओं का विनाश होता है या उनकी कोई ऐसा डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है कि वो जो इकोसिस्टम्स है अपनी सेवाएं नहीं प्रदान कर सकते, तो उसके एवज में हम कर सकते। तो वी आर लूजिंग टू गेन व्हाट, हम कौन सी सेवाएं खो रहे हैं विकास पाने के लिए, ये जानना पॉलिसी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी उसके लिए कोई आप मिटिगेशन कर सकते हैं। दूसरा ये जानना बहुत आवश्यक है कि वहां पे स्थानीय लोग हैं, उन पर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट वो बेयर करेंगे, बेनिफिट पूरी सोसाइटी को जाएगा। और जहां पर किसी भी सेवा में कॉस्ट बेनिफिट इंबैलेंस होगा, वहां पे मार्केट फेलियर होगा और वो सर्विस भी सतत रूप से हमें नहीं मिल पाएगी। तो ये दोनों चीजों का हम लोगों को जानने के लिए प्रॉपर साइंटिफिक स्टडीज और इंटरवेंशन की आवश्यकता है। तो डॉक्टर हिमानी पुरोहित, जैसा कि अभी डॉक्टर बडोला ने भी बताया कि बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि विकास भी ज़रूरी है, तो इस बैलेंस को बनाने के लिए क्या किया जाए? पेड़ काटे गए हैं, बहुत लंबे रास्ते में मैंने देखा कि पेड़ों को काटा गया, तो इसका क्या मतलब है, क्या आप कर सकते हैं इसको बैलेंस को बनाए रखने के लिए, ताकि हमारा पर्यावरण बचा रहे और हम विकास की राह पर बढ़ें? नमस्कार, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, क्योंकि हम विकास की ज़रूरत तो शायद दूर दराज गाँव को भी आज है, क्योंकि सड़क एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और क्योंकि हम लोगों का पूरा ही 15 वर्षों से मैं भी सामाजिक से जुड़ी हुई हूँ, और मैं दूर दराज जब गाँव में पहुँचती हूँ तो मुझे लगता है जहाँ आज तक रोड नहीं पहुँची उनका क्या दोष था, है ना। तो वहाँ पर रोड की जब आवश्यकता पड़ती है और इस तरीके की जब हम लोगों के पेड़ कटते हैं, तो हम लोग पिछले 2010 में जिस संस्था से मैं जुड़ी हुई हूँ, हेस्को से, डॉक्टर अनिल प्रकाश जी जहाँ के संस्थापक हैं, हम लोगों ने एक बात की GEP को लेकर कि हम लोगों ने विकास का एक मॉडल बनाया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP जिसे कहते हैं। और पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो विकास का मॉडल आज GDP एक इस्टेब्लिश हो चुका है कि किसी भी देश को और किसी भी राज्य को अगर हम GDP के उससे नापें तो कहते हैं कि आज हमारी ग्रोथ यहाँ पहुँच गई है। और उसका कुछ पैरामीटर हैं, जैसे कि हमने अगर सड़कें बनाई तो उसे GDP में हम नाप लेते हैं, हॉस्पिटल हमने बनाए उसे हम GDP में कर लेते हैं। लेकिन कहीं हम पर्यावरण की अगर बात करते हैं तो हम लोगों ने उसका कोई मूल्यांकन अभी किया नहीं है। तो उसके तर्ज पे हमको GDP को नहीं इग्नोर करते हैं, लेकिन उसी के पैरेलल हमको GEP की बात करनी चाहिए, जो कि ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। और 2010 से लगातार हम इसमें लगे हुए हैं कि जिस तरीके से हम GDP का पैरामीटर हमने बनाया है, हम साल भर में हर कोई उसका एक देते हैं कि हमने इतना ग्रोथ कर लिया है, तो क्यों ना हम GEP का भी एक पैरामीटर बनाएंगे, हवा, मिट्टी, जंगल,
पानी, जो कि 4 पिलर इसके होते हैं, कि कितना हमने पूरे साल भर में कितना फॉरेस्ट हमने लगाया। और फॉरेस्ट की बात सिर्फ फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट का मतलब कितना क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट हमने बनाया, कितना क्वालिटी ऑफ वाटर हम लोगों ने बढ़ाया है, और कितना वाटर हमने कंजर्व किया। अगर जब तक हम पे इसका कोई पैमाना नहीं होगा, जब तक डेटा नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले ही हमको जीडीपी खड़ा करना होगा। ये आज पूरे देश की आवश्यकता बनी हुई है। अच्छा डॉक्टर बडोला, मैंने पिछले कुछ वक्त में जिस तरह के भूस्खलन वगैरह की घटनाएं देखी हैं, मुझे नहीं याद कि मैंने उत्तराखंड में उससे पहले कभी इतना कुछ देखा है। क्या यही इसके पीछे एक इम्पैक्ट है कि पहाड़ कटते जा रहे हैं? कहा जाता है कि पहाड़ में जो वन है, जो पेड़ हैं, उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं तो ठीक रहता है, लेकिन अगर आप पेड़ काटेंगे, जड़ें कमज़ोर होंगी, फिर मिट्टी बहकर नीचे आएगी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या वही हो रहा है? देखिए, ये बात तो फैक्ट है कि जो हिमालयन जो रेंज है, हिमालयन माउंटेन रेंज है, इसको विश्व की सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज माना जाता है, सबसे फ्रेजाइल माना जाता है। और ख़ास तौर पे जो शिवालिक और मिडिल हिमालय के क्षेत्र हैं, वहाँ तो भूस्खलन हमेशा से रहा है। मैंने 1908 में अपना कार्य शुरू करा था इन क्षेत्रों में, और तब से ही मैं देखती आ रही हूँ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ को हैंडल करने के लिए मतलब कार्यरत थे और बहुत कोशिशें भी कर रहे थे, और कहीं कहीं पे सफलता भी प्राप्त हुई। लेकिन एक साइंटिफिक लेवल पे, जो कि आज के दिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस एक साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि नेशनल मिशन फॉर हिमालयन इकोसिस्टम, जो हमारे जो क्लाइमेट चेंज मिशन के अंतर्गत एक सबसे इम्पॉर्टेंट मिशन है। देखिए, 2 ही मिशन है जो इकोसिस्टम को एड्रेस करते हैं हमारे देश में। एक नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम है, और दूसरा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है। तो ये सरकार का एक तरह से कमिटमेंट दर्शाते हैं कि किस तरह से इन दोनों जो इकोसिस्टम्स हैं, इनको बचाना है और इनको सस्टेन करना है। क्योंकि जो हम इकोसिस्टम सर्विसेज की बात कर रहे हैं या एनवायरमेंटल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मिल के काम कर रहे हैं। तो इस डेफिनेटली अगर हम सड़क के लिए वनों को काटेंगे या किसी तरह का डेवलपमेंट इस तरह से होगा, तो उसका इम्पैक्ट होगा, लैंडस्लाइड्स होंगे। और इन पेड़ों का कार्य सिर्फ मिट्टी को बांधना नहीं है। हमने बहुत सारी इस तरह की स्टडीज करी है हिमालय क्षेत्रों में, जहां पर हमने ये भी पाया कि हमारी जो नदियों में पूरा पानी आता है, वो ग्लेशियरों के गलने से नहीं आता, मात्र वो वनों से आता है, जहां पर कि ये जड़ें पानी को स्टोर करती हैं, खास तौर पे जो ओक डोमिनेटेड फॉरेस्ट है। मैं उत्तराखंड से ही हूँ, इसलिए मुझे पता भी है कि गांव में जो पानी का मुख्य स्रोत हुआ करता था, वो नौला हुआ करता था। लेकिन आज अगर मैं जाऊं कहीं तो मुझे नौला, बिल्कुल। और इसका कारण ये भी है, और इसका दूसरा कारण है कि जो हमने अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज और कल्चरल जो सिस्टम्स थे, उसका भी धीरे धीरे पतन हो रहा है। देखिए, वो भी तो धीरे धीरे हम खो रहे हैं। हमारे यहाँ जब कोई भी नई दुल्हन ससुराल में जाती थी या जाती है आज के दिन भी, आपको पता है पहला कार्य क्या होता था? वो पहला कार्य होता था धारा पूजना, पानी का जो स्रोत था उसकी पूजा करना, ताकि वो जीवन भर उसको पता है कि ये सबसे आवश्यक चीज है, हम मेरे परिवार के लिए, मेरी समाज के लिए, मेरे गांव के लिए, उसको फिर मतलब था कि उसकी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना। तो वो सारे सिस्टम्स विकास का तो दोनों चेहरे हैं। देखिए, उसका एक अच्छा चेहरा भी है और उसका एक ये जो कीमत हम चुकाते हैं ये भी है कि हम धीरे धीरे अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के, जो हमारे तरीके थे, ट्रेडिशनल नॉलेज थी, ट्रेडिशंस थे, उनको हम धीरे धीरे उनसे दूर भी हो रहे हैं। तो ये दोनों को साथ में जोड़ना है और इसके बाद ही हम लोग सोच सकते हैं कि हम आगे बढ़े। डॉक्टर हिमानी, देखिए, हमको स्टेट चलाना है तो बाकी पैसा चाहिए, विकास उसके बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अब जैसे उत्तराखंड है, पर्यटन राज्य है, बहुत सारी जगह हैं, नैनीताल है, देहरादून है, मसूरी है, ऊपर कौसानी है, जहाँ जहाँ भी पर्यटन बढ़ा है, वहाँ हम देख रहे हैं कि लोगों का पहुंचना भी बहुत इजी होता जा रहा है। अभी सैटरडे संडे की अगर मैं बात करूं तो आप मसूरी अगर चले जाइए तो आपको 6-6 किलोमीटर लंबा जाम झेलना पड़ेगा। आप नैनीताल चले जाइए तो आपको 6-6, 7-7 किलोमीटर पहले गाड़ियां पार्क करनी पड़ती हैं, और गाड़ियां ऐसी होती हैं लाइन लगा के कि पूछिए मत। तो इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपको लग रहा है पर्यावरण पर, कि बहुत ज़्यादा अगर ईजिली अप्रोचेबल हो जा रहा है तो बहुत सारे लोग पहुँच जा रहे हैं, उसका भी तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि आपकी इकोनॉमी को रन करने के लिए उससे पैसा मिल रहा है, लेकिन उससे पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। जैसे कि इस बार जब हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था तो पॉलीथीन को ही मुद्दा बनाया गया। वो क्यों बनाया गया? इसीलिए बनाया गया क्योंकि आपने पूरी दुनिया की अगर रिपोर्ट देखी होगी तो 35 करोड़ टन पॉलीथीन
कूड़े के रूप में हमारे सामने आज दुनिया भर में है। और अगर भारत का ही सिनेरियो देख लो आप, तो 2.2 करोड़ टन पॉलीथीन हमारे सामने कूड़े के रूप में है। तो जब पर्यटन यहाँ आता है तो हमें कई चैलेंजेस को झेलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जैसे डेवलपमेंट कार्य करते हैं, चाहे हम चमोली में कर रहे हैं, चाहे हम चार धाम यात्रा में जगह जगह पे कर रहे हैं, तो जो हम डेवलपमेंट कार्य के लिए भी जाते हैं तो हमें भी जामों को बहुत लंबे घंटों तक झेलना पड़ता है। जो स्थानीय लोग होते हैं उनको भी रोजमर्रा की जिंदगी में जो उनको उधर उधर जाना पड़ता है बहुत झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पर्यावरण को जरूर इम्पैक्ट कर रहा है। इसमें एक संतुलन की जरूरत है। इसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि कई जैसे पर्यावरण किसी सरकार का नहीं है या मेरा स्वयं का नहीं है या किसी सामाजिक संगठन का नहीं है, एक सामूहिक दायित्व है। जब तक हर व्यक्ति अपने सामूहिक दायित्व को नहीं समझेगा तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता है। और अगर मैं पहाड़ों की बात करती हूँ तो महिलाएं ही हैं जिनको मुझे लगता है, क्योंकि मैं पिछले इतने वर्षों से काम कर रही हूँ, अगर हम पहाड़ बोल रहे हैं और उसके साथ पर्यावरण को जोड़ रहे हैं तो महिलाएं ही हैं हमारे उत्तराखंड में जो आर्थिकी की रीढ़ है हमारे उसकी। और अगर इनको ही ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए, क्योंकि महिलाओं का पहाड़ों से प्रकृति से एक अपना जुड़ाव होता है, ये तो आप लोग माने ही। और ये पर्याय भी है, अगर आप प्रकृति की बात करें तो कहीं ना कहीं महिलाएं उसका पर्याय होती हैं। इसका बड़ा कारण ये भी है कि अगर हम प्रकृति, पृथ्वी और महिला को जोड़ें तो एक जेंडर का बोध होता है हमें, और इनका समर्पण भी एक ही तरीके से है कि अगर उसकी बात हम पृथ्वी में करें तो पर्यटन ठीक है कि हमें पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि स्थानीय संसाधनों पर आधारित, जैसे लोकल फॉर वोकल की हम बात कर रहे हैं, स्थानीय लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं, बहुत से काम, लेकिन क्या ये इतना धरातल में है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मैं गांव में काम करती हूँ, तो हम लोग बहुत सालों से कई चीज़ लड़ाई कर रहे हैं। हमारे 4 धाम हैं, लेकिन क्या हमारे चारों धामों की तरफ जो महिलाएं हैं उनको वहाँ से मंदिरों से रोजगार मिलता है? हमारे अभी इस समय बहुत चल रहा है मोटे अनाजों की बात हम लोग कर रहे हैं। मोटे अनाज हमारी स्थानीय महिलाएं ग्रो करती हैं, लेकिन अब वो पहले जमाने में आप चले जाइए तो वहाँ पे हमारे जो भी हम फसल उगाते थे वो मंदिरों में चढ़ती थी। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है, बाहर से आता है। लीची दाना क्या पहाड़ों की देन है, या हम नारियल वहाँ पे चढ़ाते हैं? ये हमारे उत्पाद नहीं, हमारे उत्पाद थे मोटा अनाज जिसे कहते हैं, मिलेट्स से। तो हम लोगों ने कोशिश करी कि हमारे चारों धामों में जो भी महिलाएं ग्रो कर रही हैं, जो भी वो उत्पाद कर रही हैं, उसका ही प्रोडक्ट बना करके मार्केट में बेचें। लेकिन शायद ये कहीं देखने को नहीं मिलता है। हम लोग बहुत लंबी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और शायद ये लड़ाइयाँ बहुत लंबी भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार की बात करते हैं तो वो सिर्फ हमें कागज ही नहीं करनी पड़ेगी, उसे हमें धरातल में भी उतारना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपस में इंटीग्रेट करती है कि कहीं हम कह रहे हैं कि हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन एक संतुलन की तो बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल देखिए, संतुलन बिगड़ जाए। अच्छा, एक चीज़ है डॉक्टर बडोला, जिस बैलेंस की बात कर रही है, मुझे लगता है वो बैलेंस शायद जन जागरण से ज़्यादा आएगा, क्योंकि मुझे याद है कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आज भी उन्होंने मन की बात की, वो हर महीने का जो आखिरी संडे है मन की बात करते हैं, तो मन की बात उन्होंने कश्मीर की एक लड़की का जिक्र किया था, बड़ी छोटी बच्ची है वो, तो वो भी देख रही है, डल लेक के पास वो रही है, और वो भी देख रही थी कि भाई कितना डल लेक लोग आते हैं, वहाँ पर पॉलीथीन और मटेरियल फेंक के जाते हैं। तो उस बच्ची ने अपने पिताजी के साथ मिलकर शुरुआत की डल लेक को सफाई करने की, और आज उसने अपने साथ कई लोगों को जोड़ लिया है जो डल लेक को साफ करते हैं। तो इस तरह के मुझे लगता है कि जन जागरण की ज़रूरत है जो हमारे पर्यावरण को बढ़ाएगा। देखिए, मुझे लगता है आज इसी की ही आवश्यकता है। और मैं बताना चाहूँगी आपको कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के माध्यम से कि गंगा और उसकी सहायक नदियाँ और देश की अन्य नदियों का इकोलॉजिकल स्टडीज़ करने का, और उसके साथ साथ उसमें जो है आम आदमी को, आम जनता को जोड़ने का। और इसमें एक कार्डर हमने बनाया जिसका नाम है गंगा प्रहरी, गार्डियंस ऑफ रिवर्स। और इन लोग इसमें अब मेरे को बड़े गर्व के साथ में आपको बता सकती हूँ कि आज इसमें 53% महिलाएं हो चुकी हैं। और ये सिर्फ हमारे पहाड़ की महिला नहीं है, ये उन क्षेत्रों की महिलाएं हैं बिहार और उत्तर प्रदेश से, जो कि अपने घर से बाहर भी कदम नहीं रखती थी, लेकिन आज जब उनको रोजगार के आयाम प्राप्त हुए, उनको अपने स्किल एनहांसमेंट के मौके मिले हमारी इस प्रोजेक्ट के द्वारा, और साथ साथ उनको जागरूक करा गया और मोटिवेट करा गया, वही महिलाएं आज अग्रिम श्रेणी से कर रही हैं गंगा की स्वच्छता, अपने गांव की स्वच्छता, वोकल फॉर लोकल। और इसके साथ साथ उनकी जीविका को बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए हमने एक मॉडल तैयार करा है जलज। और गंगा के जो क्षेत्र है, गंगा का जो बेसन है, उसमें 75 जलज के मॉडल हमें खड़े करने हैं, जिसमें से कि लगभग 15 हमारे उत्तराखंड में हैं। और मेरे को बहुत खुशी हो रही है आपको बताते
बताते हुए कि इसमें भी जो लीड है वो महिलाएं ले रही हैं, और एक कोई भी जलज हो और हर जलज का नाम या उसकी लोकेशन का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। और अभी हमारे माननीय सीएम साहब अभी हमारे जलज आनंद गंगा गए थे पिछले हफ्ते, और इनफैक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 25 दिसंबर को जलज और गंगा प्रहरियों के बारे में उनकी सराहना करी, उनके कार्य की, और इस मॉडल को पहचाना। तो जब हमारे सीएम साहब भी वहां पर गए और उन्होंने जब इंटरैक्ट करा और देखा कि जलज मॉडल जो है वो एक इंटीग्रेटेड मॉडल बन रहा है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन खाली पार्टिसिपेशन शब्द से नहीं होता, उसके बहुत सारे आयाम होते हैं और आपको सारे आयाम एड्रेस करने ही पड़ेंगे, चाहे वो सोशल इश्यूज हो, चाहे वो इकोलॉजिकल इश्यूज हो, जहां पे कि उनके आसपास का जो उनका जो प्राकृतिक संसाधन है उसको बचाना है। उसके अलावा उनकी ये भी इंश्योर करना है कि जो व्यक्ति उस चीज से जुड़ रहा है वो अपना समय दे रहा है, अपना एफर्ट दे रहा है। मुझे लगता है कि लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, लेकिन अगर पर्यावरण और प्रकृति नहीं है तो फिर हम भी नहीं तो है। जलज की यही डेफिनेशन है कि आपके लाइवलीहुड को सस्टेन करना है, और साथ साथ सस्टेन करने का माध्यम ही आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और अगर वहां पर इसमें इको टूरिज्म मॉडल्स भी हैं, होम स्टेज बहुत सारे हैं, और वो होम स्टेज में हम वहीं का लोकल प्रोडक्ट वही दिया जाता है, वहाँ का हमारा जो संस्कृति है उसको प्रमोट करा जाता है। विलेज वॉक, नृत्य, गायन, खाना, हमारा मोटा अनाज जो है आसपास के गांव में हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि वो मिलेट्स उगाएं। देखिए जो मिलेट्स की हिस्ट्री है हमारे पहाड़ में, जैसे कि हिमानी जी ने बताया बहुत सही बात कि हमारा तो प्रोडक्ट यही है। और जब हमारे गाँव में और खास तौर पे दूर दराज के गांव में जब ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी तो कोदा, झंगोरा, चीना इत्यादि उगता था। सारी पावर, इकोनॉमिक पावर महिला के हाथ में थी, क्योंकि उसका तो कोई मोल नहीं बाजार में। तो महिला उसमें से परिवार का हिस्सा, गाय का हिस्सा, कुत्ते का हिस्सा, मजदूरों का हिस्सा, बाटर से काम चलता था, वो करती थी। जब हमारा पीडीएस आया, राशन की दुकान आई, नए नए आयाम आए, पैसा गया पहाड़ में, तो क्या हुआ, हमारा कैश क्रॉप में कन्वर्जन हो गया खेती का। और जब कैश क्रॉप आया और कैश आया तो कैश महिला के हाथ में नहीं आया, कैश गया पुरुषों के हाथ में। और हमारे हिमालय में, हमारे पहाड़ में जहां कभी भूखमरी नहीं थी, एक भूखमरी का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि जिस परिवार के पास पैसा नहीं था राशन की दुकान से चावल, मोटे चावल और वो राशन के पेस्टिसाइड वाले चावल लाने का या गेहूं लाने का, वो भूखों मरता, क्योंकि हमने खत्म कर दिया थे अपने जो ट्रेडिशनल हमारे अनाज है उनको उगाना हमने बंद कर दिया था। और आज जब हम इस मूवमेंट को दोबारा उठाए हैं, चाहे वो भारत सरकार की पहल हो, चाहे वो हेस्को जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की पहल हो, चाहे वो हम भारतीय वन्य जीव संस्था और हमारे गंगा प्रहरियों की पहल हो, मुझे लगता है सस्टेनेबिलिटी की तरफ ये हमारे बढ़ते हुए कदम है, हमारे एक सोशल रेवोल्यूशन का आगाज है। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि विकास ज़रूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पर्यावरण और प्रकृति की कीमत पर नहीं, एक बैल बनाने की ज़रूरत है। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और इन सारी बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।